नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्जाम पर। आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, जूनियर एडिट सभी एग्जाम्स की लगभग डेट आ चुकी है। हमें अब अधिक से अधिक प्रश्न करने की आवश्यकता है, इसलिए हम रसायन विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 को डिस्कस कर चुके हैं। जिसने वह वीडियो नहीं देखी हो, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारी वह वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हम केवल वही प्रश्न कवर करेंगे जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। इससे पहले हम 25 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दो परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान तथा परमाणु संख्याएं भिन्न होती हैं। ऐसे परमाणुओं को कहा जाता है जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु संख्याएं भिन्न होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं समभारिक। जिनका परमाणु भार समान तथा परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? समभारिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न इजी लेवल के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से समभारिक हैं। पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से समभारिक कौन सा है? समभारिक कौन होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु भार समान होते हैं, द्रव्यमान संख्याएं समान होती है। यदि हम देखें तो द्रव्यमान संख्या ऊपर डिनोट की जाती है, तो इन दोनों की द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हैं, तो यह ऑप्शन गलत होगा। 24 और 25 ये भी अलग है, यह भी गलत होगा। 39 और 40 ये भी अलग है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। इसमें 40 और 40 दोनों की द्रव्यमान संख्याएं दी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, नाभिकों का सब न्यूट्रॉनिक त्रिक है। सम न्यूट्रॉनिक वे तत्व होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब हमें क्या करना है? इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल कर देखनी है। अब यदि हम ए ऑप्शन देखें तो जिस ऑप्शन में न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी वही हमारा आंसर होगा। तो 14 - 6 = 8, और यदि हम करें 15 - 7 = 8 और 17 - 9 = 8, तो तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के 1 ग्राम अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यह क्या है? न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीजीटी, टीजीटी दोनों में ही पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन के 1 ग्राम अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हम देखें, हाइड्रोजन में कितनी होती है? 2 × 1। परमाणु क्रमांक होता है 2, तो 1 होता है, तो हाइड्रोजन का यदि हम सिंबल देखें तो H2, तो 2 × 1 = 2। और 1 ग्राम अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23। ये अवोगाद्रो संख्या है और 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसे ही कहते हैं, अणुओं की संख्या। तो अब हम इसमें किससे गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे, जिससे क्या निकल आएगी? हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यदि हम 2 से गुना करें तो 2 × 6 = 12, जिस भी ऑप्शन में 12 होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रोटॉनों की संख्या है। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें तो CaCO3 में प्रोटॉनों की संख्या कैल्शियम का कितना होता है? 20 प्लस कार्बन का 6 प्लस 3 × ऑक्सीजन का 8, तो कितना हो जाएगा? 50। तो यदि हम 50 की गुना किस में करें? 6.022 × 10⁻23, और 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में पूछा गया है और 10 से भाग करें तो ऑप्शन नंबर 5 × 30, जिसमें 3 होगा वही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बोर का परमाणु मॉडल निम्नलिखित की व्याख्या करता है। बोर का परमाणु मॉडल केवल 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु आयन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बोर के परमाणु मॉडल के अनुरूप नहीं है? कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटम के रूप में होती है। यह बात सही है। बोर ने बताया था कि कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है क्वांटम छोटे छोटे पैकेट के रूप में होती है, जिन्हें क्वांटम कहते हैं। नाभिक के सबसे पास वाली कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम होती है। यह भी सही है। सबसे पास वाली कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम होती है।
नाभिक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है, कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा वेग का निर्धारण साथ साथ नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की विभिन्न रेखाएं होती हैं। अब यदि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऊर्जा की श्रेणियां देखें तो उसमें क्या होता है, हमारे पास 5 प्रकार की होती हैं, लाइमन, बामर और पास्कन और ब्रैकेट और फंड, 5 प्रकार की होती हैं। तो पहला है, लाइमन में अल्ट्रावायलेट रीजन होता है और बामर में विजिबल रीजन होता है और पास्कन में इंफ्रारेड रीजन होता है और ब्रैकेट और फंड में होता है फार इंफ्रारेड रीजन। तो फार इंफ्रारेड रीजन होता है। राइटिंग आपको थोड़ी समझ नहीं आएगी तो ये हमें याद करना है, हम बोलकर बता देते हैं। लाइमन श्रेणी में अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, बामर श्रेणी में विजिबल रीजन होता है, पास्कन श्रेणी में इंफ्रारेड रीजन और ब्रैकेट और फंड श्रेणी में फार इंफ्रारेड रीजन होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका स्पेक्ट्रम हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम से समानता प्रदर्शित करेगा? किसका? हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्ध्य व्युत्क्रम रूप से निम्नलिखित से संबंधित है। किससे संबंधित होती है? संक्रमण के अंदर ऊर्जा स्तरों के अंतर से, डेल्टा ई से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली शैलों से एल शैल में लौटते हैं तो स्पेक्ट्रम में प्राप्त होती है, इस श्रृंखला को कहते हैं। तो के, एल, एम, एन 4 श्रेणी होती हैं और हमारे पास कौन सी होती है? लाइमन, बामर और कौन सी होती है? पास्कन, ब्रैकेट, फंड। तो इसलिए एल कोश में कौन सी होगी? बामर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता 0 है तो इसके संवेग की अनिश्चितता होगी कितनी होगी? अनंत होगी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है डेल पी इंटू डेल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो इसलिए जब डेल एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये 0 नीचे जाकर क्या बना देगा? अनंत। तो इन्फिनेटिव होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। पी ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है? पी ऑर्बिटल की आकृति होती है डम्बेल की आकृति होती है, डम्बेल की आकृति होती है। कौन सा ऑर्बिटल? नॉन डायरेक्शनल अर्थात अदैशिक होता है। एस ऑर्बिटल अदैशिक अर्थात नॉन डायरेक्शनल और गोलीय सममित होता है। मुख्य क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न लगभग हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी मुख्य क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है ऑर्बिटलों का अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके नियम के अनुसार? पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उपकोष L बराबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? उपकोष L बराबर 1 कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? उपकोष L बराबर 1 कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? तो यदि हम ज्ञात करें तो m की संख्या होगी -1, 0 और +1। तो हम यदि इसके बॉक्स बनाएं तो हर बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हर बॉक्स में होंगे। तो हमारे पास 2, 2 4 और 2 6 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास 6। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, जिसमें 6 ऑप्शन दिया गया है। अगला प्रश्न है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं।
L बराबर 3 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम प्रोसेस से हमें निकालना है। L बराबर 3 दिया गया है तो हम क्या करेंगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 कितनी संख्या होगी बॉक्स की, 1 2 3 4 5 6 7 और हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसलिए 7 दूनी 14 हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भिन्न होते हैं। किससे भिन्न होते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या में। अगला प्रश्न है मुख्य क्वांटम संख्या 2 के इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के कुल कितने मान संभव हैं। कितने मान संभव होंगे, 4। इसी प्रोसेस से हमें निकालना है। अगला प्रश्न है ऑफ-बाउ सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला कक्षक चित्र है। दिए गए कक्षक चित्र में से हमें देखना है कि ऑफ-बाउ का जो नियम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है। तो पहले हम जानते हैं कि ऑफ-बाउ का सिद्धांत क्या कहता है। तो ऑफ-बाउ का सिद्धांत कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो एक एक करके भरी जाती है, एक एक करके फिल किया जाता है इलेक्ट्रॉनों को। अब यदि हम देखें तो इसमें पहला ऑप्शन है जिसमें दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, फिर 2, फिर बाद में बचे गए 1 इलेक्ट्रॉन को भरा गया है, सही है। अगला ऑप्शन है पहले 1 इलेक्ट्रॉन को भरा गया है, फिर 2, फिर 1, फिर 1, तो यह ऑप्शन गलत होगा। तो यही हमारा क्या है, उल्लंघन करने वाला कक्षक चित्र है। हाइड्रोजन परमाणु के किस इलेक्ट्रॉन स्तर पर 1 फोटोन का अवशोषण हो सकता है लेकिन उत्सर्जन नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा होगा, 1s का अवशोषण तो हो सकता है परंतु उत्सर्जन नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है परमाणु क्रमांक 26 का सही विन्यास होगा। तो परमाणु क्रमांक 26 का सही विन्यास यदि हम निकालें तो क्या होगा, Fe+3। 26 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा, तो इसलिए हमें देखना है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है, 23 है, वही सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 23 दी गई है। अगला प्रश्न है निम्नांकित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा तत्व दर्शाता है। यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, किसमें होती है, फ्लोरीन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के प्रश्न यहीं तक थे। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।